हेलो स्टूडेंट। आज जो हम बच्चों रिवीजन करेंगे वो फिजिक्स के 12th के चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करेंगे। और जिन बच्चों को इस चैप्टर के नोट्स की नीड हो तो वो ये 7500180661 पर नोट्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर गॉस की प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं गुजर रही हैं हमारी, जैसे इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र यानी ई और पृष्ठ के क्षेत्रफल डीए वेक्टर के अदिश गुणन को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। और वैद्युत फ्लक्स को बच्चों जो हम डिनोट करते हैं वो फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से। मान लीजिए ये हमारा कोई पृष्ठ है, टोटल इसका जो एरिया है वो मान लो ए है, लेकिन हमने इस पर एक छोटा एलिमेंट ले रखा है डी ए, और ई जो है इस डी ए के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो सूक्ष्म अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर होगा ई डी ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। लेकिन अगर हम कहने लगे इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो बच्चों संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता है फाई ई से डिनोट करेंगे, डी नहीं लगाएंगे हम फिर। और इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फिर देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स हमारी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर, या इसकी अगर विमा आपको निकालनी है तो आप सबसे पहले बल की विमा लिखोगे mL/-2, मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, और आवेश की विमा 80 होती है तो बच्चों mL/3T-3A-1 इसकी विमा है। लेकिन अगर कोई गॉसियन पृष्ठ आपका है तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इंटीग्रेशन तो आना ही आना है, उसके साथ आप ये गोल जरूर बना दोगे तो वो आपका जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। अब कुछ नोट्स हैं कि किसी वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का मान कैसा होगा? ऋणात्मक। जब भी कोई वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में गुजरेंगी तो वैद्युत फ्लक्स का मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा। और अगर उससे बाहर निकल रही है, सपोज करिए आपका ये कोई पृष्ठ है, जब वैद्युत बल रेखाएं इसमें इधर से आएंगी यानी प्रवेश करेंगी तो वैल्यू कैसी होगी? ऋणात्मक। यहाँ पर जो वैल्यू होगी इसकी कैसी होगी? नेगेटिव। लेकिन जब ये इससे बाहर निकलेंगी, पृष्ठ से बाहर, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। ये नोट्स 2 कहता है हमारा। ठीक है। अब आया बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, घनकोण। घनकोण है किसी गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाले, घनकोण किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके केंद्र पर जो कोण बनाता है उसी को क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं। घनकोण को डी ओमेगा से डिनोट करते हैं बच्चों। मान लीजिए किसी गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म अवयव आप लेते हैं डी ए, तो घनकोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। घनकोण को हम किससे डिनोट करते हैं? डी डब्ल्यू से, और फार्मूला होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसका मात्रक जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। क्लियर बात है? अब नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है? किसी गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गॉसियन पृष्ठ अथवा बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यानी किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सत्यापन करना है तो बच्चों ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ है यहाँ पे,
और इस पर आपने प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पर सूक्ष्म कोण जो है डी ओमेगा, ये आर है, यहाँ पर बिंदु पी है। पी पर जो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। क्लियर है ना। तो अब हम सबसे पहले करेंगे ये जो आपने सूक्ष्म अवयव लिया है डीए, इस सूक्ष्म अवयव जो डीए हमारा है यहाँ पे, डीए से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो जब ये आ जाएगा तो फिर हम पूरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले सूक्ष्म अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई, क्योंकि छोटा अवयव है तो हम क्या का यूज कर रहे हैं बच्चों, डी का। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये किसकी डेफिनेशन है, वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन। तो डी फाई ई इक्वल हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। और डी फाई ई का मान आप जानते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी आपकी, ये देखिए, सूक्ष्म अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डी फाई ई डी ए कोस थीटा हो गया हमारा। और डी फाई ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा, क्योंकि बच्चों आप जानते हो ई की वैल्यू क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो लेकिन हमें तो ये छोटे से निकला, हमें पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो छोटे वाले का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दिया आपने। तो डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा। क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है बच्चों, तो बाहर आ गया, अंदर आया डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि जो डी डब्ल्यू होता है वो डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इस डी ए कोस थीटा अपॉन आर की जगह हम क्या रख देंगे, डी डब्ल्यू रख देंगे। और इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 4 तो यहाँ से फाई ई की वैल्यू क्या आई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो यही क्या है, हमारी गॉस की प्रमेय है। तो अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम जो पढ़ेंगे बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि गॉस की प्रमेय का सत्यापन कूलाम के नियम के द्वारा कैसे करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गॉस की प्रमेय का सत्यापन कैसे करेंगे, कूलाम के नियम नहीं, गॉस की प्रमेय से जो है कूलाम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे। बच्चों सबसे पहले यहाँ एक फिगर दिखाया गया है, ये फिगर, इस फिगर में क्या कहा, एक फिगर है हमारा और इस पर एक छोटा सूक्ष्म अवयव ले रखा है आपने, ये है फिगर। और आप देख रहे हैं ना, इस फिगर में आपने क्या किया, एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, आर दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ पर सूक्ष्म अवयव DA है। DA के कारण ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में है। तो सीधा कंसेप्ट है, सबसे पहले हम निकालेंगे सूक्ष्म अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और ये जो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा है बच्चों, वो चित्र के बारे में, फिगर के बारे में, उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। मैन डेरिवेटिव स्टार्ट होता है यहाँ से, जो मैन डेरिवेटिव आपका स्टार्ट होगा यहाँ तक, तो आपने चित्र के यहाँ से लेके यहाँ तक आपको चित्र के बारे में बताया गया है। यहाँ से देखिए, सूक्ष्म अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ई और DA एक ही डायरेक्शन में, एंगल 0 है, तो डी फाई ई बराबर हो गया ई DA। क्लियर बात। और संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई छोटे वाले का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, ई बाहर आ गया। डी ए जो होगा हमारा वो होता है 4 r²। बच्चों इंटीग्रेशन, अगर DA की वैल्यू आपको निकालनी है तो उसकी वैल्यू होती है 4 r²। क्या होगा, 4 r²। तो 4 r² DA की जगह रख दिया, तो फाई ई का मान आया ई ब्रैकेट 1/4 r²। गॉस की प्रमेय आप जानते हो, फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की दोनों की इक्वल कर दिया, यहाँ से कंपेयर करके ई की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारी, वो आएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आप जानते हो, E = F/Q0। तो यहाँ से जो आपने E की वैल्यू निकाल, और F की वैल्यू क्या होगी, F की वैल्यू होगी E की मल्टीप्लाई Q0 में कर दी, EQ0, इक्वेशन नंबर 4। और यही तो हम चाह रहे थे बच्चों, क्योंकि हमें E की वैल्यू पहले से ही पता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। तो ये वैल्यू अपनी यहाँ पे E की जगह रख देंगे और जो आपका आएगा वही कूलाम के नियम का
सत्यापन है। चलिए, इतनी बात हमने जाना कूलाम के नियम का सत्यापन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसमें क्या है कि कोई अनंत लंबाई का सीधा तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला है। तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है यहाँ पर, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक बेलनाकार, ये जो हमने खींचा है, ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इसकी लेंथ जो है वो L है। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3 पार्ट बच्चों हैं, एक A2, एक A1 और एक A3। तो सबसे पहले A2 के लिए निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर A3 के लिए करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर A1 से निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरे सरफेस का आ जाएगा। तो वही किया है, पहले क्या किया, इंटीग्रेशन A1 डॉट E वेक्टर, इंटीग्रेशन A2 डॉट E वेक्टर, इंटीग्रेशन A3 डॉट E वेक्टर। अब चूंकि E1 और A, देखिए A1 और E जो है एक ही डायरेक्शन में है बच्चों, तो एंगल 0। लेकिन आपका A2 और E3 के लिए 90 डिग्री का एंगल, तो 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये बाद वाले 0 हो जाएंगे, तो फाइनल फाई E बराबर आएगा इंटीग्रेशन A1 E। E कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन A1। अब इंटीग्रेशन A1 कैसे निकलेगा, इस पूरे का कर्व सरफेस एरिया जो निकलता है बच्चों वो होता है 2πr L। तो डेल्टा फाई E की जो वैल्यू आएगी E इंटू 2πr L, इक्वेशन नंबर 1। गॉस की पर में आप जानते हो फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों इक्वेशन बन गई, फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वल रख देंगे भाई। दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट को और 2 को हमने रख दिया इक्वल, और इक्वल रखने के बाद हमारा आया E इंटू 2πrl इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2πrl अपोन में चला गया तो बन गया 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा L अपॉन RL, और यहाँ से जो फाइनल E की वैल्यू आई वो है 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई बच्चों अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है वो है कि कोई अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर हो, अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर है, तो उसके कारण ये देखिए, अगर आपकी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये एक चित्र है आपका, ये आपको ध्यान से रखना है। मान लीजिए ये कोई चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, और इस पर छोटे छोटे सूक्ष्म अवयव ले रखे हैं आपने। एक क्या लिया है, डेल्टा E1, एक डेल्टा DA3 और DA2। ये छोटों के कारण है, लेकिन जब पूरे के लिए निकालेंगे तो गॉसियन पृष्ठ जो आपने खींचा उसके संपूर्ण के लिए निकलेगा, तो इन छोटे वालों को इंटीग्रेशन कर देंगे हम। क्या कर देंगे भाई, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेलनाकार, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA1 वेक्टर, E वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर, E वेक्टर डॉट E3 वेक्टर। अब आप देख रहे हो E और DA1 E और DA2 ये एक ही डायरेक्शन में है, तो ये तो एंगल 0 आ जाएगा। बाकी जो आपका ये पृष्ठ है जहाँ पर DA3 आपने सूक्ष्म अवयव लिया है वो इसके परपेंडिकुलर है E वेक्टर के, तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री रख दिया आपने, ये रख दिया। जबकि ये A1 और A2 जो है, DA1 DA2 जो है वो E के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो फाइनल आएगा इंटीग्रेशन EDA1 कोस 0 प्लस इंटीग्रेशन EDA2 कोस 0, और ये EDA3 कोस 90। कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये तो बन गया इंटीग्रेशन EDA1 प्लस इंटीग्रेशन EDA2, और फिर यहाँ से फाई E की जो वैल्यू आएगी E इंटू इंटीग्रेशन DA1 E इंटू
इंटीग्रेशन डी ए टू। और बच्चों ये इंटीग्रेशन का मान लो पूरा सरफेस एरिया जो है इसका वो ए है, तो ई ए तो फाई ई टू ई ए हो गया। गॉस की प्रमेय आप जानते हो, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू की वैल्यू आएगी सिग्मा ए। क्यू की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सिग्मा ए। तो क्यू का मान समीकरण हम किस में रख देंगे, क्यू का मान समीकरण 2 में रख देंगे। किस में रखेंगे क्यू का मान, समीकरण 2 में। तो जैसे ही क्यू की जगह रखा तो सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए से ए कैंसिल। तो ई की वैल्यू कितनी आई बच्चों, ई की वैल्यू आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर है ना बात। अब जो हमारा टॉपिक आया बच्चों वो है कि आवेशित समतल चालक प्लेट के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई चालक प्लेट है और उसके बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर निकालनी मान लो, तो बच्चों जब किसी चालक प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो आवेश उसके दोनों बाह्य पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल जाता है। मान लो इसके 2 पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ 1 है, एक पृष्ठ 2 है, तो यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव। पहले हम पहले पृष्ठ के कारण निकालेंगे। देखिए क्या क्या, माना अनंत और परिमित मोटाई की एक चालक प्लेट, जब इसे धनावेश दिया जाता है तो यह प्लेट के दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, फैल गया ना। और जिसके पृष्ठों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, हम समतल चालक प्लेट के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जो बाहर बिंदु P है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्लियर बात है। सबसे पहले पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर निकालेंगे। E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों E1 की दिशा आपको पता है पॉजिटिव है तो बाहर की ओर रहना है, तो इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। पृष्ठ 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E2 का मान आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की दिशा कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर। समतल चालक प्लेट के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता मुझे निकालनी है बिंदु P पर, तो E बराबर होगा E1 प्लस E2। और E1 की जगह E1 का मान रखेंगे, E2 की जगह E2 का मान रखेंगे, तो E की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो किसी एक समतल आवेशित प्लेट के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला डेरिवेटिव बिल्कुल ईजी है, हर बच्चा इसे आराम से कर सकता है। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या आया कि कोई 2 प्लेट हैं आपके पास, अचालक प्लेट हैं अब की बार। तो पिछली बार हम देख रहे थे तो आवेश जो था वो प्लेटों के बाहर दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल गया था, लेकिन अब की बार अचालक प्लेट है तो जो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो चित्र में समान पृष्ठ घनत्व वाली 2 धन तथा ऋण आवेशित चालक प्लेट एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं। हम प्लेटों के बीच बिंदु P और प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो प्लेटों के बीच बिंदु P डैश पर निकालेंगे, पहले बिंदु P पर। तो प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E1 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, दोनों की डायरेक्शन बच्चों सेम है, यानी दोनों देखिए प्लस के कारण भी बाहर को और माइनस के कारण भी बाहर माइनस की ओर होगा, तो दोनों की सेम डायरेक्शन होने के कारण दोनों E बराबर होगा E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सिग्मा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बिंदु P पर, जो प्लेटों के बीच बिंदु P है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन बच्चों अब मुझे प्लेटों के बाहर निकालनी है बिंदु P डैश पर। तो P डैश के लिए देखिए प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट 1 के कारण बाहर की ओर, लेकिन माइनस आवेश होने के कारण प्लेट 2 पर वो माइनस की ओर हो जाएगी। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है अब की बार। तो अब क्या करेंगे भाई, अब प्लेट बिंदु P पर निकालनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P डैश पर। तो प्लेट 1 के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की E अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कहाँ की ओर है, बाहर की ओर। प्लेट 2 के कारण
भी इतनी है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ ये प्लस की जगह क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, यानी E1 माइनस E2, तो करेंगे दोनों घटाएंगे तो 0 आएगा। तो इस प्रकार हमने एक सुपर फास्ट रिवीजन किया है अपने नोट्स का, और इसमें हमने जो अध्ययन किया है बच्चों वो किया है घोष की प्रमेय का। उम्मीद है सबको ये अच्छा लगा होगा। अगली बार नेक्स्ट चैप्टर को लेके फिर आएंगे, तब तक के लिए आप ध्यान दीजिए, अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नोट्स की आवश्यकता है तो मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिए, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। यूपी बोर्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जितने भी चैप्टर हैं सभी के लिए हम इसमें डिस्कस करेंगे।